अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान की सियासी बिसात एक बार फिर से सरगर्म है और एक बार फिर तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़, बयानी और सियासी वजूद को मनवाने के लिए कोशा दिखाई देती है। माजी की तल्ख यादें, अदालती फैसले, कैदोबंद की सोबतें और मुसलसल इदारा जाती मज़ामत के बावजूद तहरीक इंसाफ फिर से एहतजाजी तहरीक इम्कानात तलाश कर रही है। सवाल यह है कि आया माजी की तरह ये कोशिश भी नाकामी से दो चार होगी या फिर इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ होंगे। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मज़ामत, जारहाना बयानिए के गिर्द गुजारा। मौजूदा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुफाहमत की ख्वाहिश, जिसे वो दस्ते शफा से ताबीर करते हैं, इस अमर की गुमाजी है कि शायद पार्टी शिद्दत की बजाय मामला फहमी की राह पर गामजन होना चाहती है। लेकिन दूसरी जानिब बानी PTI अपने जारहाना मौके पर अटल हैं। इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद की खबरें भी मंजरे आम पर आईं। तो क्या ये महज खान साहब की सेहत या मुलाकात का मामला है या इसके पसे पर्दा कोई सियासी हिकमत अमली पोशीदा है? पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक अरसे से हाइब्रिड निज़ाम की इस्तिलाह ज़ेरे गर्दिश है। एक ऐसा निज़ाम जहां बज़ाहिर जमहूरी इदारे मौजूद हों मगर असल ताकत कहीं और हो। तहरीक इंसाफ हो या फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, सब इस निज़ाम के साथ चलने पर मजबूर नजर आते हैं। क्या इस निज़ाम ने पाकिस्तान की रिवायती सियासी जमातों को कमज़ोर, तकसीम शुदा और कन्फ्यूज़ कर दिया? और अहम सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कामयाब है और क्या मुस्तकबिल में सियासी जमातों को इस निज़ाम में चलना होगा? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब और अमीर अब्बास। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले तो 5 अगस्त वो जो तहरीक का कहा गया था बड़े ज़ोरों शोर से, और उससे पहले भी हम सुनते आए हैं कि जी तहरीक चलेगी और बड़े ज़ोर की तहरीक चलेगी और अडियाला का दरवाज़ा खुलेगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे। फिर 90 दिन का अल्टीमेटम जो कि KPK के CM साहब ने दे दिया, उस पर पार्टी में डिवीजन बाकायदा चल रही है, बाकायदा एक पोलराइजेशन जिसका सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा था। पहले तो इदारों के खिलाफ जो चलता था सिलसिला सोशल मीडिया पे वो हमारे सामने था, लेकिन विद इन PTI बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, वो आप भी देखते होंगे बतौर सीनियर सहाफ़ी। तो आपको लगता है कि अभी कोई तहरीक चलती हुई नज़र आ रही है, और अगर चलती है तो किस हद तक कामयाब होगी? देखिए, फिलहाल तो तहरीक इंसाफ खुद कंफ्यूज दिखाई देती है कि तहरीक चलानी है तो कैसे चलानी है। फिर पार्टी के अंदर जो फैसले किए जा रहे हैं, एक शख्स कहता है नहीं जी हमने पीक पे पहुंचानी है, दूसरा कहता है 90 रोज तक तहरीक चलेगी, तीसरे लोग कहते हैं जी नहीं उस वक्त हम इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। गोया किसी को पता ही कोई नहीं है कि उसने करना क्या है। मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि ठीक है 4 दिन मुख्तलिफ जगहों पर लोग निकले, तस्वीर बने और अपने आप को एक बार फिर वो बावर करवा लें कि वो एहतिजाजी तहरीक जारी रखे हुए। फिर उन्होंने कहा जी कि हम एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। वो लॉन्ग मार्च कहाँ पे है किसी को कोई पता नहीं है। मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ को हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी तहरीक चलाने के साथ साथ अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करने का है। आप यकीन मानिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक रहनुमा दूसरे रहनुमा के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अब सबको अलग अलग मिलकर देख लीजिए, कोई कहेगा जी फलां कंप्रोमाइज है, कोई कहेगा फलां कंप्रोमाइज है। इन हालात में आप मुझे बताइए जब लीडरशिप इस हद तक एक दूसरे के ऊपर अदम ट्रस्ट कर रही हो, बैरिस्टर साहब के हवाले से क्या कुछ नहीं कहा वहां की तंजीम ने, यानी वहां पार्टी की जो तंजीम है खैबर पख्तूनख्वा में, उसने इतने संगीन इल्जाम लगा दिए बैरिस्टर साहब के ऊपर, लेकिन वो वहां पे हुकूमत के एडवाइजर हैं, किसी की जरूरत नहीं है वो उनको हटा सके। इमरान खान साहब भी ये सारे जो इख्तलाफात होते हैं मुझे तो लगता ही है कि वो मजे लेते हैं, ठीक है लोग लड़ते हैं आपस में, वो इंजॉय करते हैं। पोलिटिकल फैसले करने में तहरीक इंसाफ मैं समझता हूँ बुरे तरीके से नाकाम हुई है, और यही वजह है कि ना वो कोई अपोजिशन का इत्तेहाद बना पाई है, ना वो कोई ऐसी एहतिजाजी तहरीक चला पाई है जिसके नतीजे में हुकूमत किसी दबाव का शिकार होती है। ठीक है, अमीर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अमीर अब्बास, मलिक साहब जैसा कि कह रहे हैं कि शायद उनको लगता है कि इमरान खान साहब जेल में खुश होते होंगे कि तमाम लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई एक पेज पर नहीं है। पहली बात है कि क्या इनका इशारा इस तरफ है कि जैसा बहुत से लीडर्स भी ऐसे करते हैं, डिवाइड एंड रूल, कि सब आपस में लड़ते रहें ताकि हर तरह की खबरें एक दूसरे के खिलाफ देते रहें जाके, लेकिन इस सब में पिस तो इमरान खान साहब भी रहे हैं क्योंकि अडियाला का दरवाजा तो खुलता हुआ नजर नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। आप जरा तारीख का मुताला करें, दुनिया में जितने भी मुजामती लीडर्स आए जिन्होंने अपने अपने दौर में किसी अच्छे काम के लिए कदम उठाया हो या उन्होंने रेजिस्टेंस की हो, उनके साथ कितने लोग खड़े होते थे जो उनके जेन्युइनली लॉयल लोग होते थे। हजरत ईसा के साथ, जीसस के साथ सिर्फ 12 कंपेनियंस थे जिनको कहा जाता है 12 अपोस्टल्स, सिर्फ 12 कंपेनियन। चले वो तो पैगंबर थे, आप उनसे नीचे जरा आ जाएं, उठा के देख ले जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में जो पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स आए, कितने लोग उनके साथ लॉयल होते थे। ज्यादातर तो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं,
ज्यादातर लोग जो हैं वो मेले देखने के लिए आते हैं, ज्यादातर लोग वहां की एस्टैब्लिशमेंट के प्लांटेड होते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं। ये कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। क्या इस नेगेटिव या इस डार्क साइड की वजह से मूवमेंट को ब्लैक पेंट कर दूं? मैं ये जो तहरीक इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है कि इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए, अगर कोई ये उठकर कहे कि इंसानी हुकूक को पामाल मत करें, अगर कोई आज उठकर ये कहे कि तकद्दुस इंसानियत को बरकरार रखें, क्या ये गलत हो रहा है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि कई हफ्तों से मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक ही हमारा मौजू है, मुझ समेत एक ही मौजू है कि अली अमीन ने ये कह दिया, फलाने ने ढिमकाने कह दिया, ढिमकाने। ओ भाई, दैट इज नॉट अ पब्लिक इशू। वो पार्टी की इन फाइटिंग पार्टी का अपना इशू है। पब्लिक इशू ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मुझे कहा जाए कि उसको भाड़ में जाए, छोड़ दो। ये बताओ कि अली अमीन ने फलाने के साथ क्या कर दिया। मेरे सामने पाकिस्तान की जमहूरियत जो है उसकी उसको मुझे कहा उसको छोड़ दो, भाड़ में जाए। ये बताएं कि वो शेर अफजल मरवत ने किसके खिलाफ क्या कह दिया। मेरे सामने 26वीं तरमीम के सूरत में अदलिया को पूरी तरह से उसका, मुझे कह रहा उसको छोड़ दो। ये बताएं कि वो अलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई के खिलाफ, भाई ये तो वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, भाड़ में जाए, जो कर रहे हैं वो करते रहे। पब्लिक के इश्यूज ये हैं, हमने बहुत तजर्बे कर लिए डॉक्टर साहिबा। आज से 3-3.5 साल पहले तक ये अशराफिया का इशू होता था इस मुल्क में कि डेमोक्रेसी चाहिए, आइन चाहिए, रूल ऑफ लॉ, फला फला। नहीं तो जो तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक चलानी थी 5 अगस्त को, जो फिर 90 दिन के अल्टीमेटम दिया अलीमीन गड्डापुर साहब ने, वो जो 5 अगस्त से तहरीक चलनी थी बड़े जोरों पर, तो वो तहरीक भी आइन के लिए चलनी थी ना। वो कहते हैं कि बड़ा गैर आइनी इकदाम है जो इमरान खान साहब जेल में है। जी देखिए, तहरीकें जो है वो इसको समझें खुदा, फिर क्यों नहीं चला रहे ना। मेरा सवाल ये अमीर अब्बास कि फिर वो अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए तहरीक को क्यों डिले कर देते हैं और वो हमेशा तहरीक का शोर मचाते हैं। अब कासिम सुलेमान भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं आ रहे। देखिए, तहरीकों में जब भी मूवमेंट चली है, अगर हम उनका मुताला करें, उनमें मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं। मसलन उनमें एक टैक्टिक होता है गुरीला, ठीक है, मेरे ख्याल से टेक्निकल फॉल्ट है शायद। जी 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 जी। एक टैक्टिक होता है आप सैबोटेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक टैक्टिक होता है आप इंटरनेशनल एडवोकेसी करते हैं। मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं। जैसे उनके बेटे बाहर गए, उन्होंने अमेरिका में हाईलाइट किया, आर्मी स्टेज पे हाईलाइट किया कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि तलवारें निकाल के सौंध के यूं खड़े हो जाएंगे। ये कोई वो जंगों का जमाना तो नहीं है ना कि लेकिन अमीर अब्बास जिनसे मुलाकातें देखिए, जिनसे उनकी मुलाकातें हैं, वो तो ऑलरेडी इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इस पर भी बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, उनके जो मुखालिफिन हैं, कि मुलाकातें इससे बड़े लेवल पर होनी चाहिए थी उनकी। देखिए, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी तो डिस्कनेक्ट कर दी गई है ना। किसी भी लीडर का जो सबसे मौसर हथियार होता है किसी भी लीडर के पास, वो उसकी कम्युनिकेशन है, उसका इबलाग है। आपने 2 साल से इमरान खान की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है जी। उसकी वजह से ये रियासत चाहती थी ताकि इबलाग उसका मुनक़ता हो और कंफ्यूजन पैदा हो गई। ठीक। मलिक साहब, कल मेरे प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोता साहब और कोहिस्तानी साहब थे, खेलदस कोहिस्तानी, और नईम हैदर पंजोता साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात है, वो कह कर गए हैं कि जी इमरान खान साहब को जेल में वज़ू के लिए साफ़ पानी भी नहीं दिया जाता। और बारहा वो मुझे ये कहते रहे कि आप इनसे पूछें, जैसे कि मैं शायद नहीं पूछ रही थी। ये एटीट्यूड अक्सर मैं देखती हूँ पीटीआई वाले ऐसे करते हैं, हालांकि हम खुलकर बात करते हैं, खुलकर आवाज़ उठाते हैं, जिस तरफ भी जो मामला होता है उससे बात करते हैं। मैंने कोहिस्तानी साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। फिर मैंने कहा कि मैं अपने ज़राए से कन्फर्म करूँगी बात, और आप भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको लगता है आप तक ऐसी कोई खबर पहुँची हो कि उनको वज़ू के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता? और अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो क्या कहेंगे आप बतौर सीनियर साहब? देखिए डॉक्टर फिजा, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में सियासी बयानिए जो है वो झूठ की बुनियाद पर बनाए जाते हैं, और उसके लिए महज पॉपुलैरिटी हासिल करना हमारा एजेंडा होता है। आप मुझे बताइए, इमरान खान साहब का पानी जेल में वुजू करने के लिए किसने बंद किया है? जिनको मर्जी का नाश्ता मिलता हो, जिनको मर्जी के लिए वॉक करने के लिए दीवार करा दी जाए, जिनको मर्जी के लिए एक मुलाजम मिला हो। हाँ, ये सहूलियात वो चाहते होंगे, शायद ना मिली हो। अब ये कुछ तस्वर कर सकता है, ये हमें मजहबी कार्ड खेलने की हमें आदत पड़ गई है। एग्जैक्टली कि जनाब हमें जो है वुजू का पानी नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो उनको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। हमारी कौम के अंदर फिर ये मजहबी जज्बात पैदा होते हैं। लेकिन अगर मुझे इजाजत दे जी जी
जी प्लीज। एक कुछ सियासी जमात बनाने का सोच रहा हूं। ये कहते हैं कि इनकलाब की एक तहरीक चल रही है जिसके लिए आइन और कानून की जो है वो बहाली हमारी जरूरत है। मुझे बताइए, ये आइन और कानून की तहरीक चलाने वाले लोगों ने आइन से पूछ के टाइगर फोर्स बनाई थी? जब उस वक्त जो है, उस वक्त काजी फाइज ईसा को कटहरे में खड़ा कर दिया गया था, उस वक्त क्या अदलिया की पामाली नहीं हो रही थी? जिस रोज पकड़ के लोगों को नैब के अहकामात वजीर आजम इमरान खान साहब खुद जारी किया करते थे, आइन उस दिन उठा के आपने किसी नदी में फेंक दिया था। जिस दिन बशीर मेमन DGFIA को बुला के कहा जाता था लोगों को अंदर कर दो बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी आइन और कानून के, ये इमरान खान साहब इनकलाबी तहरीक लेकर चल रहे हैं। और वो इमरान खान साहब इनकलाबी तहरीक लेकर चल रहे हैं जिनके दौर में सदारती आर्डर्स जारी किए गए पार्लियामेंट के होते हुए भी। यानी आप सदारती आर्डर्स के जरिए इस मुल्क की हुकूमत को चला रहे थे। भाई अब कहां आइन, कहां कानून, कहां ये एहतिजाजी तहरीक? इसका इनकलाब से क्या तल्लुक है जो 400 साल की तारीख मुझे अमीर अब्बास साहब सुनाना शुरू करते हैं, मेरे भाई हैं। और हत्ता कि अब तो कहीं बहुत पीछे लेकर चले गए, हदीसा का तज़किरा भी कर दिया। मलिक साहब नहीं, उन्होंने मुझे वैसे बैकग्राउंड मुझे बता रहे, कहते डॉक्टर फिजा आप वो तारीख पढ़े। अमीर अब्बास साहब मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी मलिक साहब जी जी मेरी गुजारिश सुन लें। क्या आइन की बहाली की तहरीक आपस में लड़ाई ना हो? जी जी की इजाजत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि कौम का बाप जो है वो आर्मी चीफ होता है। वो कहते हैं कि मेरी मिंबर पूरे करने के लिए आईएसआई किरदार अदा किया करती थी। अराकीन असेंबली से खुद वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते थे और इदारों को भेजा करते थे कि अराकीन असेंबली को बुला कर लाएं। वो कहा करते थे कि बल्दियाती इंतखाब इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके उन्होंने पंजाब के बल्दियाती इदारे तोड़ दिए थे। ये आइन हमें सिखाएं अमीर अब्बास, मैं सुनने को तैयार हूं। इमरान खान का आइन सुनने को। चलें अमीर अब्बास से जवाब ले लेते हैं। जी अमीर अब्बास, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। यानी आपको आइन चाहिए, आप उस वक्त वजारत इत्तलात आपकी पूछे बुला के उस वक्त के वज़ीर इत्तलात से। अगर आज एक पेज के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है फर्ज करें, तो माजी में क्या हो रहा था? उस वक्त जो 100 डेज पे मसनद रिपोर्टिंग के अहकामात कौन जारी कर रहा था? ठीक है जी। उस वक्त जो है रोड शो क्यों बंद करवा दिए गए थे? उस रोज क्यों कहा जाता था कि पब्लिक से जाके सर्वे ना करें? ठीक है जी। जी अमीर अब्बास, आप देखिए मलिक साहब कर रहे हैं कि वो खड़ा हो गए जालिमों के खिलाफ। पाकिस्तान की इशराफिया सियासी एलीट कंप्रोमाइज्ड है, इक्तदार का रास्ता चाहती है, इक्तदार तक पहुंचना चाहती है। गेट नंबर 4 हो या गेट नंबर 22 हो, हर वक्त तड़प रहे होते हैं किसी इक्तदार में जाने के लिए। ना इनके कोई रसूल होते हैं, ना इनकी कोई सियासत होती है, ना इनकी कोई रवादारी होती है। जी अमीर अब्बास जी बहुत। देखें मलिक साहब मेरे बड़े भाई हैं और हमारी बड़ी मोहब्बत है आपस में। देखिए इंसानों से ही गलतियां होती हैं माजी में, और इंसान ही फिर अपनी गलतियों का अजाला करते हैं। मैं आपके सामने कुछ लोग रख देता हूं, मैं तो बात करता हूं कोई कोशिश करता हूं किसी सब्सटेंस के साथ, ताकि लोग सुन रहे हैं ना, मेरी और आपकी मलिक साहब की बात तो नहीं है। डेंग शाओपिंग, टेंटेड पास्ट, चीन का टेंटेड पास्ट वाला सियासतदान, ब्रूटल क्रैकडाउन के अंदर इन्वॉल्व, बाद में वही डेंग शाओपिंग मॉडर्न चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट बना। मैल्कम एक्स क्राइम्स में इन्वॉल्व था, बाद में वही स्याह फामों की तहरीक का हीरो बना अमेरिका में। नेल्सन मंडेला, उसने एक मुतशद्दिद विंग बनाया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जिसका नाम था उमखोंटो इसीज पे, वो वायलेंस करता होता था। आज वही दुनिया का सबसे अजीम लीडर है। अक़वाम मुत्तहिदा उसके नाम से एक दिन मनाती है, मंडेला डे। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके नाम से दुनिया को कुछ कवानीन दिए जिनको कहा जाता है मंडेला रूल्स। बाबा कितनी मिसालें दूं आपको। इंसान ही बुरे होते हैं और इंसान ही अच्छे बनते हैं बाद में। मैं इस्लाम को लाता नहीं होता अपने आर्गुमेंट के अंदर, वरना मैं आपको इस्लाम से भी ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि वो लोग जो रसूल खुदा को कत्ल करना चाहते थे, दीन कबूल किया, असहाबे रसूल में शामिल हो गए। भाई इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर नवाज शरीफ 1981 से लेकर 1991 तक उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट का गुलाम था, बाद में जब उस नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, उसको हीरो बना दिया। फिर वही नवाज शरीफ जब 1997 से 99 में यहां पे अमीरुल मोमिनीन बना, जैसे ही मुशर्रफ ने निकाला हीरो बन गया। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करता था। डिक्टेटर अयूब खान की पहली
कन्वेंशन मुस्लिम लीग का पहला जनरल सेक्रेटरी था। जब खड़ा हुआ जियाउल हक के जमाने में तो भुट्टो शहीद बन गया। अगर इमरान खान से कुछ गलतियां हो गई हैं और वो इसकी इस्लाह कर सकता है तो उसके लिए दरवाजे बंद कर दें। मतलब ये क्या दलील होगी जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। मलिक साहब, मैं क्या कह सकता हूँ मलिक साहब? उसके लिए जी मलिक साहब कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं अमीर अब्बास। मलिक साहब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मलिक मैं अर्ज साहब। करता हूँ जी, वो भुट्टो खड़ा हो गया तो भुट्टो फांसी लग गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब और अमीर अब्बास साहब दोनों के लिए। पाकिस्तानी माशरा सदियों पुरानी रिवायात और समाजी तजादात में जकड़ा हुआ है, जहां अक्सर इंसाफ का तराजू झुक जाता है मर्द की तरफ। औरत जो माँ, बहन, बेटी और शरीक हयात के तौर पे इज्जत की अलामत समझी जाती है, उसी को बदनामी, बेगैरती और जुर्म का सरचश्मा करार देकर संसार कर दिया जाता है। सवाल यह कि गैरत के नाम पर कत्ल हो या फिर रेप, मुजरिम मर्द होता है मगर जिल्लत की सजा औरत को ही क्यों दी जाती है? हमारे माशरे में गैरत का मफहूम यक तरफा है जो औरत के किरदार, हरकत और आज़ादी से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बेटी अपनी मर्जी से शादी करे, कोई बहन घर से निकले या कोई औरत अपनी मर्जी की जिंदगी का ख्वाब देखे तो ये सब गैरत के मुनाफी गिरदाना जाता है। इसी गैरत के नाम पर हर साल सैकड़ों औरतों को कत्ल कर दिया जाता है और कातिल फख्र से उसे अपनी खानदानी वकार का तहफ़्फ़ुज़ करार देते हैं। जिनसी ज़्यादती यानी रेप का शिकार बनने वाली खवातीन को हमारे यहाँ महज मजलूम नहीं बल्कि मुजरिम समझा जाता है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर सिद्रा नामी खातून को कत्ल करके खामोशी से दफना दिया जाता है। बलूचिस्तान के जिला डिगारी में बानो बीबी और एहसानुल्लाह को गैरत के नाम पर दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। सिंध के जिला घोटकी में सुमेरा राजपूत, जो कि एक उभरती हुई टिकटॉक स्टार थी, मुबैना तौर पर जबरदस्ती जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया गया। पंजाब लाहौर में एक 16 साल लड़की को उसके वालिद ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि उसने टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने से इनकार कर दिया। और ऐसे दर्जनों वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन बराए पाकिस्तान के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक 2021 से 2023 में मुल्क भर में गैरत के नाम पर होने वाली खवातीन के कत्ल की तादाद 1203 है। 492 तादाद के साथ पंजाब सर फहरिस्त, जबकि सिंध में 451, KPK की बात करूं 196, बलोचिस्तान में 61, इस्लामाबाद में 2, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 1 खातून को कत्ल किया गया। सिंध में 2023 और 2024 के दादोशुमार में गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल की तादाद 307 है, जिनमें 134 मर्दों और 173 खवातीन को कारोकारी के नाम पर मौत के घाट उतारा गया। इन 307 में से 4 मकतूलीन का ताल्लुक हिंदू बिरादरी से था, जबकि कातिलों में करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, जिनमें वालिद, भाई, शौहर, ससुराल और दीगर नुमायां हैं। 2024 में 405 खवातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, जबकि 4175 रेप के केसेस रिपोर्ट हुए। 2024 के पहले 5 महीनों में सवात में 20 खवातीन से जीने का हक छीन लिया गया, जिनमें से 10 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। जब भी कोई वाकया रूनुमा होता है तो सबसे पहले औरत की नीयत, उसका लिबास, हरकत या माजी को जांचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। खानदान बदनामी के खौफ से बेटी को छुपा देता है, मुआशरा बेहया के ताने देता है और अक्सर अदालतें नाकिस शहादत या गवाह ना होने पर खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। इस नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें महज कवानीन नहीं बल्कि सोच की तब्दीली की अशद ज़रूरत है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, जिब्रान नासिर और फरजाना बारी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। सबसे पहले मैं फरजाना साहिबा आपसे शुरू करना चाहूँगी। पाकिस्तान में जो गैरत के नाम पे कत्ल के वाक़यात हैं, हम देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। इस हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन फरजाना साहिबा ये सिलसिला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? देखें, ये मामला जो है ये मुझे नहीं लगता कि रुकेगा। देखें, जब तक आप इसकी रूट कॉजेज जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जिसकी वजह से इस तरह के जो वाकयात हैं वो जन्म ले रहे हैं, उसके पीछे एक जो रूट कॉज में एक तो जाहिर है कि वो एक बिदअत शाहाना माइंडसेट है। उसके साथ नंबर ऑफ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप देखें कि क्योंकि हमारे माशरे के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, मर्दों की जो मर्दानगी का तस्वुर है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, वो क्राइसिस में है, क्योंकि उनके पास जो रवायती तौर पे ये समझा जाता है कि जी वो घर का सरबराह है, वो कुब्बे की कफालत करेगा, ना उसके पास जॉब है, ना उसके पास महंगाई है, और उसकी वजह से पावर्टी की वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन है। जिब्रान, ये सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि ऐसे जो वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर वही बात कि उसको हम गैरत से जोड़ देते हैं, जी गैरत के नाम पे कत्ल हो गया। देखिए, किसी भी ऐसे वाक़े के जैसे कि बलूचिस्तान में पेश आया या कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद में कॉर्नर किलिंग हुई या अभी गोटकी का एक वाक़या सामने आया है, इसके आप 4 पहलू तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक हमारा मजहबी पहलू है और मज़हब के अंदर लोग जवाज़ ढूंढते हैं
इस चीज़ों को, वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए, मगर हमें एक बात चीज़ के बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी मज़हब से हों, आपका जो पर्सनल लॉ है वो आपके शादी ब्याह के मामले पे, आपकी कस्टडी के मामले पे, आपकी जायदाद इनहेरिटेंस के मामले पे लागू होता है। आप उस लॉ को या बिलीफ को इस्तेमाल करके किसी को तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते। दूसरा पे इसमें एक माशी पहलू है कि कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस हमें आज भी जकड़े हुए है बहुत सारे जगहों पे ट्राइबल निज़ाम के अंदर, कि हम उस निज़ाम से अपनी जान नहीं छुड़ा पाते और इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर पाते, और जो कुछ जरगे ने डिसाइड कर दिया है हम उसके पाबंद हैं। फिर इसमें एक बहुत बड़ा पहलू सियासी पहलू है। वाक़े को गुजरे महीनों गुजर जाते हैं, थानेदार कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, मजिस्ट्रेट कोई नोटिस नहीं लेता, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गायब है, मगर जब सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो वायरल हो जाती है तो जो सूबे से हट के नेशनल सतह के ऊपर अगर पार्टी की क़यादत है तो वो भी फौरन स्प्रिंग टू एक्शन करती है और कहते हैं कि देखिए जी हम तो क्राइम के खिलाफ हैं और हम औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और ये तीनों पहलू जो हैं ये जाके मर्जन होते हैं हमारे माशरती पहलू में, जिसके अंदर एक जहन साजी बल्कि जहन कशी का आंसर है मर्दों की तरबियत को लेके। मर्दानगी क्या है, उसकी तारीफ, गैरत क्या है, उसकी तारीफ, और गैरत किस नाम पे खोई जाती है और किस चीज़ पे खोई जाती है। नशा करने पे खोई जाती है शायद नहीं, कर्जा लेके वापस ना देने पे खोई जाती है कि नहीं, वादे तोड़ने पे खोई जाती है शायद नहीं, किसी की ज़मीन कब्जा करने पे, रिश्वत लेने पे, इन पे नहीं गैरत कहीं भी जाती। इस पे कोई किसी का कत्ल नहीं करता ख़ानदान का। मगर हाँ, अगर ख़ानदान की बेटी कहीं अपने जिंदा होने का एहसास दिला दे और बता दे कि मैं अपने जहन से यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ, मैं अपनी अकल के मुताबिक ये तालीम हासिल करना चाहती हूँ, या मैं अपने शऊर के मुताबिक जीवन साथी चुनना चाहती हूँ, तो वहाँ पे गैरत भी हमें लगता है कि ख़तरे में पड़ गया है, मज़हब भी हमें लगता है ख़तरे में पड़ गया है, और हमारी जो अखलाकी समाजी कदरें हैं वो भी ख़तरे में पड़ जाती हैं। फरजाना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, ठीक है। अच्छा जिब्रान, फरजाना साहिबा से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ ही आती हूँ। ये जो मर्द का गुस्सा है वो गुस्सा होता है, उसकी मर्दानगी होती है, और औरत अगर अपने लिए किसी बात पे स्टैंड लेना चाहती है तो जी वो बात बन जाती है कि वो बहुत बेहया औरत है, उसने अपने लिए स्टैंड ले लिया। देखिए, जैसे कुछ चीज़ें हमारे डीएनए के अंदर है ना, कि हमने चलना सीखा, तैरना सीखा, और जितनी भी इस वक्त दुनिया के अंदर जानदार चीज़ें हैं वो ओवर जनरेशन उनके डीएनए के अंदर आ गया है, पूरी जो एक हिस्ट्री होती है। इसी तरीके से ये जो गैरत है ना, या जो बेहयाई है, या जो शर्म है, या जो पर्दा है, या जो चादर है और चार दीवारी है, ये आज की नहीं, एक सदियों पुरानी तारीफ चलती आ रही है। ये जो हमारी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत पुराने हैं, तो बड़ा ईजिली होता है इन पे मर्दों का रिलाई करना और औरत को निशाना बनाना। और औरतें हमें नजर आ रही हैं कि वो अब अपने लिए एक नई जबान और एक नया तर्जुमा चीज़ों का जो है, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट को आप जोड़ लें, और कहीं पे तो हमें नजर आता है कि बहुत सारी ऐसी तारीफ की जा रही है जो कि दर हकीकत अगर हम अपने आप को इस्लामी जमहूरी कहते हैं तो हमारे मजहब में थी, मगर कहीं ना कहीं मस्क कर दी गई। और हम वैसे तो एक परफॉर्मेंस के तौर पे कह देते हैं कि जी बड़ा दर्जा है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, मगर औरत माशरे में सिर्फ माँ तो नहीं है ना, उसके तो बहुत सारे किरदार हैं। तो ये मेरे ख्याल में शायद मर्दों को इसमें आसानी होती है। और फिर ऑफ कोर्स किसी और को निशाना बनाना, अपने ऊपर उंगली ना उठाना, एक वनरेबल के ऊपर सारी बोझ डाल देना, ये हमें जगह जगह नजर आता है। कहीं हम ये जेंडर की बेस पे करते हैं, कहीं हम ये रेस की बेस पे करते हैं, कहीं हम रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की बेस पे करते हैं। ठीक है फरजाना साहिबा, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहती हूँ। फरजाना साहिबा, गैरत के हवाले से हम बात कर रहे थे, जिब्रान से मैंने सवाल पूछा कि जब मर्द कोई हरकत इस तरह की करता है, जी गैरत के नाम पे उसने कर दिया, उसका गुस्सा भी गैरत करार दे दी जाती है। लेकिन औरत कोई भी फैसला करती है अपने लिए, कोई भी, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप किसी करियर में जाना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई भी एक फैसला करना चाहते हैं, तो वो जो फैसला है वो बड़ा बेहयाई का सबूत दे दिया उस औरत ने, उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई, उसका फ्रेंड सर्कल शायद अच्छा नहीं था, इस तरह के ताने उस औरत को दिए जाना शुरू कर दिए जाते हैं। देखिए, बात ये है कि हम औरतों को अभी तक हमने एक इंसान होने का, और ख़ास तौर पे एक इंसान जो अपने राइट्स के अंदर, मतलब बाख्तियार इंसान होने का दर्जा ही नहीं दिया। हमने औरतों को, मर्दों की जो है वो जाती जागीर के तौर पे अभी हम देखते हैं, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मर्दों को हमारा कल्चरली भी, मजहबी तौर पे भी हम औरतों की जिंदगी पे मर्दों को इख्तियार देते हैं कि मर्द के मुताबिक ही औरत जिंदगी गुजारेगी, चाहे वो बाप की शक्ल में होगा, चाहे वो शोहर की शक्ल में होगा, चाहे वो भाई की शक्ल में होगा। तो मर्दों, औरतों की जिंदगी का इख्तियार, उसकी बागडोर आपने मर्दों के हाथों में दी है, जो कि एक पेट्रियार्कल जो हमारा माइंडसेट है, ये उसकी बुनियाद है।
और फिर जाहिर है कि आदमी जो है वो समझते हैं कि ये जैसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट करते हैं और आप समझते हैं कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक वो औरत जो है वो जिंदगी गुजारेगी और जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं अगर वो उससे अपनी अपनी मर्जी करना चाहती है तो फिर उसको सजा दी जाती है। और ना सिर्फ वो फर्द जो मर्द उसकी जिंदगी में है बल्कि पूरी कम्युनिटी उसको सजा देती है, क्योंकि आप इन सजाओं के जरिए ही ये जो मर्दों की अजारादारी है औरतों की जिंदगियों पे इसको कायम रखे हुए हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जब इस तरह के जराइम का इर्तिकाब होता है और हमारे खास तौर पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इस तरह के केसेस में औरतों के हक में फैसले नहीं करते हैं। वो आप देखें कि ऐसे केसेस के अंदर जो सजाएं हैं वो ना होने के बराबर है। एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। जिनके पंचायतें जिनको हमने सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दे दिया है वो आए दिन ये पंचायतें जिरगे होते हैं, वहां धड़ल्ले से औरत दुश्मन फैसले होते हैं, औरतें कत्ल होती हैं, उनकी जानें ली जाती हैं और फिर ज़ाहिर है जब कोई इक्का दिक्का केस जो है वो मीडिया के सामने आता है तो फिर उसमें एक पब्लिक आउटरेज, एक लोगों का गम गुस्से का इजहार होता है। लेकिन इसके पीछे जो वजूहात है उसके खात्मे के लिए ना तो आज तक आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर इन इश्यूज के ऊपर औरतों के साथ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है कभी पार्लियामेंट के अंदर कोई सेशन नहीं हुआ। इसके ऊपर एक तरह से पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है, क्योंकि इतना ज्यादा वायलेंस औरतों के खिलाफ बढ़ चुका है और उस इमरजेंसी के हवाले से कोई नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है ताकि सब लोग सर जोड़ के बैठे और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि क्या वजह है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, औरतों के खिलाफ क्राइम्स, बच्चों के खिलाफ वायलेंस में दिन ब दिन क्यों इजाफा हो रहा है और उनकी वजूहात के ऊपर काम किया जाए। और उसमें जाहिर है कि आपको पिदरशाही सोच के खात्मे के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको मीडिया पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको एजुकेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको औरतों को एम्पावर करना होगा ताकि औरतें जो हैं वो बाख्तियार हो सकें, उनके अंदर सिंफी शऊर माशरे के अंदर पैदा करना होगा। ये काम तो कोई नहीं कर रहा है। तो जाहिर है कि जब आपका एक पूरा समाज जो है जो कि औरतों को जिसने गुलाम बनाया हुआ है वो गुलामों की गुलाम है, जो मर्द भी जो इस सिस्टम के विक्टिम है और वो इस सिस्टम में गुलाम है, लेकिन औरतें उनकी भी गुलाम है। तो ये गुलामों की गुलाम औरतों को आप जब तक आजाद नहीं करेंगे और आजाद करने के लिए जो वो तमाम इक़दामात हैं जिसको लेने की जरूरत है, अगर वो नहीं करेंगे, आप जो उसकी बुनियाद है, जो पिदरशाही सोच है उसको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे तो ये वाकयात जो है वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये वाकया ये इन आइसोलेशन में नहीं हो रहे हैं, ये एक सिस्टमिक इशू है। ये औरतों के खिलाफ वायलेंस एक स्ट्रक्चरल इशू है। औरतों के ऊपर जो उनकी जो लेबर है, उनकी जिंदगियां हैं, वो प्री डोमेस्टिक लेबर है, वो आपकी खिदमत गुजारी घरों में करती है, बच्चे पालती है, आपके लिए खाने बनाती है, सफाइयां करती है। तो कोई मर्द जो है वो इस प्रिविलेज को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है जी। वो औरत की जात पे अपना जो गिरफ्त है वो मजबूत रखना चाहते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जब ये इस तरह का वाकया होता है तो सारे जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो इस जेंडर स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो इसको जब तक इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेगी हुकूमत वक्त, इसके ऊपर कोई पॉलिसीज बना के उस पर कोई सीरियसली अमल दरामद नहीं करेंगी, कोई आप जजा सजा के जो हमारा सिस्टम है उसको बेहतर नहीं करेंगे, लोगों को ऐसे जो जराइम मुर्तकब का इर्तिकाब करते हैं उनको सजाएं नहीं देंगे, तो फिर इन केसेस के अंदर तो इजाफा ही होता रहेगा ना। ठीक है। अच्छा जिब्रान, जब मैं अक्सर इस तरह के वाक़यात पढ़ती हूँ, या हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, आपके दोस्त, हमारे दोस्त, सोसाइटी में जब हम रह रहे होते हैं तो हमें बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि बहुत से मर्द घरेलू जो ख़वातीन हैं उन पर तशद्दुद करते हैं, और बहुत सी वर्किंग लेडीज़ हैं जो अपने शौहरों से मार खाती हैं, बाकायदा उनकी पिटाई होती है, और छोटी छोटी बातों पे सुनने में आता है कि खाना सही से गर्म नहीं किया तो खाना आपके मुंह पे फेंक दिया जाता है। बच्चों पे क्या असर आता है नफ्सियाती तौर पे, वो अंडरस्टूड है। अच्छा मुझे बताएं कि मर्द की साइकी क्या होती है जो औरत पर हाथ उठाता है, पहली बार हाथ उठा लिया, अब उसको आदत पड़ गई, वो बार बार हाथ उठाएगा, भी सिलसिला नहीं रुकने वाला। क्या अपनी एहसास कमतरी में जो मुब्तला होता है वो बंदा, वो उस एहसास कमतरी को मिटाने के लिए कि चूंकि ये मेरे मातहत है, इसका खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं इस पर हाथ उठा के खुद को सुपीरियर अपने आप में कंसिडर कर सकूं, समझ सकूं आईने के सामने खड़े होकर कि मैं इतना भी छोटा बंदा नहीं, उतना भी इन्फीरियर नहीं हूं, अपना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिटाने के लिए मर्द ऐसे करते हैं?
देखिए, इस सवाल का जवाब तो कोई माहिर नफ्सियात बेहतर दे सकेंगे। मुझे चूंकि इस तरह का वायलेंस का खुद का तजुर्बा नहीं है, और मैं किसी को ये कह के कि एहसास कमतरी है या कोई और चीज़ बयान करके मर्दों को एक्सक्यूज़ नहीं देना चाह रहा किसी किस्म का, कि वो क्यों ये गुस्सा करते हैं, और शायद उनके साथ इतना बुरा गुजरा और उनको किसी ने समझा नहीं। तो हर मर्द का पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि मुझे कोई समझता नहीं है और तुम्हें पता नहीं मुझ पर क्या कुछ गुजरा है, और अपने आप को मार्टर बना बना के वो इर्द गिर्द के लोगों का जीना भी हराम कर देता है और उन पर जुल्म भी अच्छा खासा करता है। मगर समझने की जरूरत यह है हाँ, कि मसला क्या तो रियासत नफसियाती कभी, है, ये बात तो जी कन्फर्म है कि नफसियाती मसला है। जी फरजाना साहिबा ने जो कहा कि रियासत को आगे आना पड़ेगा और रियासत को जो है वो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, तो क्योंकि देखिए जो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है ना, ये इज़्ज़त नफ्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस के कवानीन है, वो सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात नहीं करते, वो फाइनेंशियल अब्यूज़ की भी बात करते हैं, वो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ की भी बात करते हैं। तो प्राइमरीली ये इज़्ज़त नफ्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब इज़्ज़त नफ्स तो आपको तभी महसूस होगी जब रियासत तमाम शहरी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखेगी, क्योंकि शहरी का, मर्द या औरत का नहीं, शहरी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान की रियासत के साथ, जो आइन का फंडामेंटल चैप्टर है। तो मेरे ख्याल में कोई भी सेर हासिल एफर्ट्स जो है सके कि हाँ, रिएक्शनरी मेजर्स हम बड़े ले सकते हैं कि औरत कहीं से अगर पिट के आ गई तो उसके लिए आपने जो है कोई सेंटर बना दिया रहने के लिए, आपने डोमेस्टिक वायलेंस के कवानीन बना दिए, आपने कोई स्पेशल पुलिस फोर्स बना दी। बट जो एक कॉन्सेप्ट है कि मैं बतौर मर्द तमाम तर अपने इर्द गिर्द जो खवातीन हैं उनके राइट्स बतौर शहरी सिर्फ उनको बेटी, बहन, महबूबा, माशूका, बीवी या माँ की नज़र से ना देखूं, उनको शहरी की नज़र से देखना शुरू करूं। तो उसके लिए पहले मुझे खुद को भी शहरी की नज़र से देखना है ताकि मैं अपनी ऑब्लिगेशन समझ सकूं। और दूसरा बड़ा मसला ये भी है कि जी देखिए, प्रोटेक्शन जो है ना, मैं इसकी मिसाल यूं दे देता हूं कि कहने को तो जमहूरियत की हिफाजत के लिए जगह जगह हर शहर के अंदर जो है वो मौजूद है, मगर हमारे जो है वो फिर जाते हैं। तो मर्द जो है, जिसको ये कहा जाता है कि तुम अपने घर की औरतों की हिफाजत करो, तो वो हिफाजत के अंदर जो है ना, वो प्रोटेक्टर जो है वो सपोर्टर बनने के बजाय वो ओनर बन जाता है। तो वो औरत को जगह जगह बताना शुरू कर देता है कि ये मत करो, और ये मैं तुम्हें मशवरा इसलिए दे रहा हूँ चूंकि तुम्हारी अपनी हिफाजत के लिए है, जबकि दरअसल उसका जो अपना एक वैल्यू कोड है वो उसके तहत चाहता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग और खासतौर पर खवातीन जो है वो जिंदगी गुजारें। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, मुझे क्लोजिंग की तरफ, और इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले जुमे, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।